नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा, जयपुर। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में आपको संयुक्त परिवार का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं बताने जा रही हूँ। संयुक्त परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसकी सबसे छोटी इकाई को समझने का प्रयास करें। विश्व के अधिकतर समाजों की सबसे छोटी इकाई एकांकी परिवार है, परंतु भारत के अधिकतर क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों को सबसे छोटी समाजशास्त्रीय इकाई संयुक्त परिवार है और उसमें भी परंपरागत संयुक्त परिवार है। भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले एकांकी परिवार की अवधारणा से भारतीय अपरिचित थे। I.P. देसाई के अनुसार आज भी पश्चिमी के समाजों की एकांकी परिवार की अवधारणा भारत के परिवारों के अध्ययन में उपयुक्त नहीं है। अनेक इतिहासकारों, दार्शनिकों, विद्वानों आदि ने लिखा है कि भारतीय समाज की विशेषता उसका संयुक्त परिवार है। अब हम संयुक्त परिवार का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे। अनेक विद्वानों ने संयुक्त परिवार की परिभाषा दी है। इन विद्वानों ने संयुक्त परिवार के विभिन्न गुणों, तत्वों तथा लक्षणों पर अपने अपने दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है। यहाँ हम इन परिभाषाओं को देखेंगे तथा भारत के संयुक्त परिवार की प्रकार्यात्मक, संस्थात्मक, संरचनात्मक संयुक्त परिवार के पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। ब्लंट के अनुसार संयुक्त परिवार की परिभाषा सोशल साइंस इन इंडिया में इस प्रकार दी गई है। संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता है कि वे एक जगह का भना भोजन करते हैं। ब्लंट ने अपनी इस परिभाषा में संयुक्त परिवार की भौतिक विशेषता एक स्थान का बना भोजन का उल्लेख किया है। इसी प्रकार मेंडलबाम लिखते हैं, संयुक्त परिवार जिसके सदस्य बंधुत्व के संबंधों से संबंधित होते हैं और साधारणतः एक मकान में रहते हैं। आपने संयुक्त परिवार की दो विशेषताओं का उल्लेख किया, एक बंधुत्व समाज और दूसरा सामान्य आवास। मुल्ला की परिभाषा। कानूनी संयुक्त परिवार में वे सब व्यक्ति आ जाते हैं जो एक सामान्य पूर्वज के वंशज हैं। यानी इस परिभाषा में मुल्ला ने सामान्य पूर्वज के वंशज पर बल दिया है। जॉली की परिभाषा। न केवल माता पिता तथा संतान, भाई तथा सौतेले भाई सामान्य संपत्ति पर रहते हैं, बल्कि कभी कभी इनमें कई पीढ़ियों तक की संतानों, पूर्वज तथा समानांतर संबंधी भी सम्मिलित रहते हैं। जॉली की इस परिभाषा में संबंधियों का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है तथा सम्मिलित रहने पर उन्होंने बल दिया या जोर दिया है। आपने उनके परस्पर संबंधों, उत्तरदायित्वों आदि पर कुछ नहीं लिखा है। यानी उन्होंने उत्तरदायित्व उनके क्या हैं, संबंध क्या है, उस संबंध में जॉली ने अपनी परिभाषा में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। बुलेटिन ऑफ द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी की परिभाषा के अनुसार संयुक्त परिवार से हमारा तात्पर्य उस परिवार से है जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक दूसरे के प्रति पारस्परिक कर्तव्यपरता के बंधन में बंधे रहते हैं। इस परिभाषा में कई पीढ़ियों का उल्लेख किया गया है। दो या अधिक विवाहित भाई भी संयुक्त परिवार का निर्माण करते हैं। कई पीढ़ियों का होना कितना आवश्यक है, इसे हमें समझना होगा, देखना होगा। इरावती
कर्वे की परिभाषा। आपने संयुक्त परिवार की परिभाषा अपनी पुस्तक किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में दी है, जो इस प्रकार है। एक संयुक्त परिवार लोगों का एक समूह है जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहते हैं, जो एक रसोई में बना भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति रखते हैं, परिवार के सामान्य पूजा पाठ में भाग लेते हैं और एक दूसरे से किसी विशिष्ट प्रकार के बंधुत्व संबंध से संबंधित होते हैं। इरावती कर्वे की इस परिभाषा में जो तथ्य उभर कर सामने आए वह हैं जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, खाते हैं, जो कृषि का व्यवसाय करते हैं वह तो साथ साथ रहते और खाते ही हैं, लेकिन वह लोग जो व्यापार करते हैं अथवा सेना में अथवा सरकारी नौकरियों में हैं, वह लोग तो लंबे समय तक बाहर रहते हैं, लेकिन वे अपने मूल परिवार से बंधे रहते हैं तथा उसके अंग हैं। तो क्या वह संयुक्त परिवार के अंग कहलाएंगे? इस बात पर भी विचार करना होगा इरावती कर्वे की परिभाषा को जानने के बाद। A.D. रॉस की परिभाषा। रॉस ने संयुक्त परिवार की परिभाषाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए अपनी पुस्तक हिंदू फैमिली एंड इट्स अर्बन सेटिंग्स में किया। आपका कहना है कि संयुक्त परिवार की कोई परिभाषा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पूर्ण नहीं है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विषय का अध्ययन करता है, इसलिए संयुक्त परिवार के सदस्यों का एक स्थान पर रहना, एक रसोई का भोजन खाना ज़रूरी नहीं है। दूर दूर रहकर भी अगर उनके सामाजिक संबंधों में निरंतरता है, सत्ता बड़े सदस्य के पास है, तो वह उसे संयुक्त परिवार मानते हैं। इस दृष्टिकोण से रॉस ने संयुक्त परिवार की एक और परिभाषा जो दी है, जो एकांकी, संयुक्त आदि सभी परिवारों की व्याख्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करती है, वह है रॉस की दूसरी परिभाषा। परिवार मनुष्यों का एक समूह है जो सामान्यतः एक प्रकार के बंधुत्व संबंधों से संबंधित होते हैं, जो एक मकान में भी रहते हों और जिनका संगठन एक प्रकार के कर्तव्य और अधिकार भावना एवं सत्ता के प्रतिमान से संबंधित हो। अब हम I.P. देसाई की परिभाषा को समझेंगे। I.P. देसाई ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ में जो परिभाषा दी वो इस प्रकार है। छोटे कुटुंब कौन से होते हैं? एक छत के नीचे रहने वालों को हम कुटुंब कहते हैं। छोटे कुटुंब को नाभिक परिवार जैसा समझना चाहिए, जिसमें पति पत्नी और केवल बच्चे हों, तथा बड़े कुटुंब को संयुक्त परिवार जैसा समझना चाहिए, जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। अभी जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई उसमें अधिकतर विद्वानों ने संयुक्त परिवार की जो परिभाषाएं में अपने विचार व्यक्त किए हैं वे वास्तव में परंपरागत संयुक्त परिवार की परिभाषा है। सामान्यतः संयुक्त परिवार से तात्पर्य ऐसे परंपरागत संयुक्त परिवार से लगाया जाता है जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 3 या इससे अधिक पीढ़ियाँ होती हैं, जो एक छत के नीचे निवास करती हैं, जो एक चूल्हे का बना भोजन खाती हैं, जिनकी संपत्ति सामान्य होती है, जो परिवार के पूजा पाठ उत्सव आदि में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं, जो परस्पर निश्चित बंधुत्व संबंधों से संबंधित होते हैं और जिनका संगठन एक प्रकार के कर्तव्य और अधिकार एवं सत्ता और भावना के प्रतिमान से संबंधित होता है। अब मैं आपको संयुक्त परिवार की विशेषताएं बताऊंगी।
एक एक करके मैं इनको आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहली विशेषता है सामान्य निवास। बहुत से विद्वानों ने, जिनमें कर्वे, ब्लंट, जॉली आदि हैं, उन्होंने संयुक्त परिवार के लिए सामान्य निवास को प्रमुख लक्षण बताया है। इन विद्वानों के अनुसार संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक मकान में साथ साथ रहते हैं। रास और देसाई का कहना है कि परंपरागत संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक स्थान पर साथ साथ रहते हैं, लेकिन कुछ अन्य प्रकार के संयुक्त परिवारों के लिए सामाजिक संबंधों की संयुक्तता तो आवश्यक है तथा एक स्थान पर साथ साथ रहना जरूरी नहीं है। दूसरी विशेषता सामान्य रसोई घर। संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए कर्वे और ब्लंट का मत है कि इसके सभी सदस्य एक चूल्हे पर बना भोजन खाते हैं। आई.पी. देसाई के अनुसार कई भाई पिता की मृत्यु के बाद पैतृक मकान का बंटवारा करके अथवा बिना बंटवारा किए एक ही मकान में रहते हैं, परंतु भोजन अलग अलग बनाते हैं। सामाजिक, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं वो कि सामाजिक संबंधों में बंधे रहते हैं। वह संबंधों और संपत्ति से भी संयुक्त परिवार मानते हैं, परंतु इनके चूल्हे अलग अलग होते हैं। इस आधार पर देसाई के जो विचार हैं, उनके आधार पर परंपरागत संयुक्त परिवार के लिए सामान्य रसोई घर का होना ज़रूरी विशेषता नहीं है, लेकिन अन्य प्रकार के संयुक्त परिवारों के लिए सामान्य रसोई घर विशिष्ट लक्षण होना आवश्यक देसाई नहीं मानते हैं। सामान्य पूजा पाठ। नवरात्रि, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपावली, दशहरा, मृत्यु संस्कार, रक्षाबंधन, होली आदि अनेक उत्सवों पर्वों में परंपरागत संयुक्त परिवार के सभी सदस्य साथ साथ भाग लेते हैं, लेकिन परिवार के अनेक सदस्य नौकरी, व्यापार, शिक्षा आदि के कारण मूल निवास से बाहर रहते हैं। ऐसे अवसरों पर आने का पूरा प्रयास करते हैं तथा ये कोशिश करते हैं कि वह इन पर्वों उत्सवों में परिवार के साथ शामिल हो सके। कर्वे तथा देसाई लिखते हैं कि आवास के आधार पर वह संयुक्त अंग नहीं है, लेकिन संबंधों के आधार पर वह संयुक्त है। इस प्रकार सामान्य पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान आदि संयुक्त परिवार के विभिन्न अवसरों की विशिष्ट विशेषता है। अगली विशेषता बड़ा आकार। देसाई ने छोटे आकार के कुटुंब को नाभिक परिवार बताया, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जिसमें पति पत्नी तथा बच्चे साथ साथ रहते हैं, और बड़े आकार के कुटुंब को संयुक्त परिवार बताया, जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। ये परंपरागत संयुक्त परिवार भी कहलाता है। अब ये जो परंपरागत संयुक्त परिवार है, ये इसका आकार बड़ा होता है, जिसमें एक पीढ़ी में कई विवाहित भाई अपनी पत्नियों के साथ साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार के लिए बड़े आकार से मतलब है सदस्यों की आकार से तात्पर्य सदस्यों की संख्या से नहीं है, बल्कि एक से अधिक परिवारों का एक कुटुंब के रूप में रहना है। एक दंपति के 10-12 बच्चे होने पर आकार बड़ा होने पर भी वह संयुक्त परिवार नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो सदस्यों की संख्या अधिक हो गई। यहाँ पर देसाई क्या कह रहे हैं, हम एक से अधिक परिवारों का मतलब परिवारों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ना कि एक परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिए। सामान्य संपत्ति। परिवार की संयुक्तता का महत्वपूर्ण आधार सामान्य संपत्ति भी है। एक पूर्वज की संतानें सामान्य रूप से संपत्ति विरासत में प्राप्त करती हैं। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी जो अर्निंग होती है, जो अपनी कमाई होती है, उनकी परिवार के मुखिया को देते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्यों की जो ये आय है एक स्थान पर एकत्रित की जाती है तथा फिर सबकी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। मतलब एक बार जो परिवार के सदस्य कमाते हैं, उन सब की कमाई एक साथ रख ली जाती है, या
उसे मुखिया के पास दे दिया जाता है और फिर उन सब की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। विवाह, त्योहार, अवसरों पर मुखिया खर्चा करता है। आईपी देसाई अनुसार सामान्य संपत्ति का गुण परंपरागत संयुक्त परिवार की मूल विशेषता है और इस विशेषता के अभाव में परंपरागत संयुक्त परिवार नहीं कहलाएगा। संक्षेप में, अगर संपत्ति सामूहिक नहीं है और परिवारों में परस्पर कर्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व आदि से संबंधित है तो वह परिवार न्यून संयुक्ता वाले परिवार कहलाएंगे। ऐसे परिवारों को इन्होंने नाभिक लेकिन संबंधों से संयुक्त परिवार कहा है। नातेदारी संबंध। संयुक्त परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जिसके सदस्य परस्पर विवाह, रक्त, गोद संबंधों से संबंधित होते हैं। बच्चे को गोद लेते हैं, उन गोद संबंधों से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार में पीढ़ी तथा क्षैतिज अथवा दोनों आधारों से संयुक्तता होती है। परंपरागत संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य साथ साथ रहते हैं। पितृस्थानीय में माता, पिता, दादी, चाचा, ताऊ, उनके परिवार, भाई, चचेरे भाई, विवाहित, अविवाहित पुत्र आदि साथ साथ रहते हैं। अधिकार और दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, दायित्व। रॉस के अनुसार संयुक्त परिवार के सदस्यों का संगठन, कर्तव्य और अधिकार सत्ता और भावना के प्रतिमान से संबंधित होता है। देसाई का मत है कि आईपी देसाई का मत है कि परिवार की संयुक्तता जहाँ तक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संबंधित है उसके लिए प्रभावशाली संबंधों का होना ज़रूरी है, जिसमें भाइयों, उनकी संतानों आदि से संबंधित परस्पर अनेक कर्तव्य, अधिकार और दायित्व आते हैं, जो जन्म, मृत्यु, विवाह आदि अवसरों पर हम सामान्य जीवन में देख सकते हैं। परिवार का मुखिया। परिवार का मुखिया, परंपरागत संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होगा? ये समाज की प्रथा और परंपरा निश्चित करती है। पितृसत्तात्मक समाज में परिवार भी पितृसत्तात्मक होता है, जिसका तात्पर्य परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रबंधक, मुखिया, पुरोहित, न्यायाधीश जैसी भूमिका अदा करता है। संयुक्त परिवार में श्रम का विभाजन, पूजा पाठ, न्याय, आदेश वही दूसरे सदस्यों को देता है और दूसरे जो सदस्य हैं, परिवार के अन्य सदस्य, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सामान्य सामाजिक धार्मिक कार्य, ये यहाँ पर आपके शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये मैं एक 2-3 अन्य विशेषताएं भी आपको बताने जा रही हूँ। सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक कर्तव्य। संयुक्त परिवार कई बंधुत्व से संबंधित परिवारों का एक संकलन है जो एक धर्म को मानने वाले हैं। समाज संयुक्त परिवार के सदस्यों को सामाजिक और धार्मिक कार्यों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में मानते हैं। सहयोगी व्यवस्था, ये एक अन्य विशेषता है जो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही है, बाय मिस्टेक वो इसमें अपलोड नहीं हुई है। अभी मैंने आपको जो बताई वो थी सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्य। अब इसके बाद मैं बता रही हूँ आपको सहयोगी व्यवस्था। सोरोकिन, AR देसाई, कर्वे आदि समाजशास्त्रियों का मत है कि संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर एक दूसरे के प्रति सहयोग और समूहवाद की भावना रखते हैं, यानी सदस्य परिवार के लिए निजी स्वार्थ का बलिदान कर देते हैं। ये परिवार ग्रामीण समाज में ज़्यादा होते हैं जहाँ सहयोग की व्यवस्था देखने योग्य होती है। एक अन्य विशेषता, उत्पादक इकाइयाँ। परंपरागत संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज में अधिक होते हैं, वहाँ पर ये उत्पादन की इकाई के रूप में कृषि के व्यवसाय में देखे जा सकते हैं। खेतीबाड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को खेतीबाड़ी में उसकी क्षमता और कार्य कुशलता के अनुसार
कार्य मिलता है। सभी अपना अपना कार्य करके उत्पादन की इकाई के रूप में अपना सहयोग देते हैं और जो लाभ होता है उसका मिलकर उपभोग करते हैं। निश्चित संस्तरण। संस्तरण संयुक्त परिवार में सदस्यों की निश्चित परिस्थिति और भूमिका होती है। इस संस्तरण वाला चैप्टर आपको मैं फर्स्ट पेपर में विस्तार से बताने जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में। संयुक्त परिवार में सदस्यों की निश्चित परिस्थिति और भूमिका होती है। स्टेटस एंड रोल। बड़ी पीढ़ी का छोटी पीढ़ियां सम्मान करती हैं। परंपरागत पितृसत्तात्मक समाज में पति का स्थान पत्नी से ऊंचा होता है। आयु के आधार पर रक्त संबंधी बड़ी आयु छोटी आयु के क्रम में ही होते हैं, यानी आयु को सम्मान दिया जाता है। व्यक्ति के जीवन साथी के रक्त संबंधियों से वही उच्च निम्न परिस्थिति होती है और उसके जीवन साथी की चाहे उसकी स्वयं की आयु कितनी भी हो, सौतेला बेटा सौतेली माँ से आयु में बड़ा होने पर भी सौतेली माँ को माँ जैसा ही सम्मान देता है, क्योंकि वहाँ उसकी माँ की परिस्थिति बेटे से उच्च है। ये जो मैं आपको बताया संस्तरण, इसमें ऊंचे और नीचे का क्रम होता है। तुलनात्मक स्थायित्व ये एक अन्य विशेषता है। एकांकी या नाभिक परिवारों की तुलना में जॉइंट फैमिलीज में संयुक्त परिवार अधिक स्थायी होते हैं। संयुक्त परिवार एक संस्था और समिति दोनों है। ये 3 या इससे अधिक पीढ़ियों की संयुक्तता वाला होता है। अनेक सदस्य साथ साथ रहते हैं और इन सदस्यों में हम की भावना होती है। सामूहिक दृष्टिकोण होता है और एक के लिए सब और एक सबके लिए वाली भावना रखते हैं। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण में एक दूसरे का साथ देते हैं। उनमें व्यक्तिवाद की भावना नहीं होती। प्रत्येक सदस्य के लिए संयुक्त परिवार सब कुछ होता है। आर्थिक कष्ट में एक दूसरे की सहायता करते हैं। सामूहिक संपत्ति तथा आय के द्वारा वे एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी और बच्चों की देखभाल संयुक्त परिवार वैसे ही करता है जैसे पहले हो रही थी। संक्षेप में संयुक्त परिवार में जन्म मृत्यु वृद्ध व्यक्तियों की बीमारी सांस्कृतिक धार्मिक पारिवारिक व्यावसायिक निरंतरताएं बनी रहती हैं और जब कोई समस्या परिवार में आती है तो सब मिलजुल कर उसका समाधान करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। धन्यवाद।